दोपहर का वक्त था। शहर की इस व्यस्त सड़क पर यूनिवर्सिटी के बड़े से गेट के सामने हर तरफ जिंदगी अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी। मगर इस शोर शराबे और भीड़ से थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। उस कार से टेक लगाकर खड़ा शख्स बेहद गंभीर और खामोश था। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर एक लड़की की कुछ तस्वीरें खुली हुई थी। वो थी उसकी बीवी मिसेस प्रभजोत रणदीप खान। रणदीप ने अब चेहरा मोड़कर यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ देखा तो उसका चेहरा साफ नजर आया। ब्लैक थ्री पीस सूट पहने और महंगे ब्रांडेड जूते पहने वो बेचैनी से सड़क पर बार बार पैर हिला रहा था, जिसकी वजह से एक अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। वो 28 साल का था। उसकी नजर फिर मोबाइल पर गई। अब वो हर तस्वीर दोबारा देख रहा था। तस्वीर इतनी साफ थी कि उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बहुत करीब से ली गई थी। रणदीप काफी देर से तस्वीरों को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी, गुस्सा और एक अजीब सा डर था। उसे ये तस्वीरें कुछ देर पहले किसी अनजान नंबर से भेजी गई थी और ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों से कोई लगातार प्रभुजोत का पीछा कर रहा था। हर रोज प्रभुजोत की अलग अलग तस्वीरें रणदीप को भेजी जा रही थी। पहले उसे प्रभुजोत की तस्वीरों के साथ साफ धमकी मिली थी कि वो टेंडर छोड़ दे, जो कुछ दिन पहले ही उसकी कंपनी ने जीता था। और अगर उसने टेंडर नहीं छोड़ा तो वो प्रभुजोत को खत्म कर देंगे। उसने एक साल से भी ज्यादा मेहनत की थी उस टेंडर पर। मगर जब लगातार धमकियां बढ़ने लगी और रणदीप उस बंदे को ढूंढने में नाकाम रहा, तो उसने प्रभुजोत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेंडर छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो डर गया था, इसलिए क्योंकि प्रभुजोत की जान पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तुम्हारी बीवी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है रणदीप। ये वाक्य आज भी उसके दिमाग में किसी खौफनाक आवाज की तरह गूंज रहा था। और सच भी तो यही था कि प्रभुजोत वाकई उसकी कमजोरी थी और उन लोगों को उसकी कमजोरी मिल गई थी। आज से पहले रणदीप को कभी किसी ने इतना बेबस नहीं किया था, क्योंकि आज से पहले उसकी कोई कमजोरी भी तो नहीं थी। अब वो लोग उसे धमकी दे रहे थे कि अगर रणदीप ने बिजनेस की दुनिया से खुद को दूर नहीं किया तो वो प्रभुजोत की जान ले लेंगे। रणदीप नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उसके हाथ में उसके सारे कॉम्पिटिटर्स और दुश्मनों के पीछे लगातार लगे हुए थे। मगर उनमें से कोई भी एक प्रभुजोत के आसपास नजर नहीं आया था। उसने अपने गार्ड्स को प्रभुजोत की सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था, मगर फिर भी उसे कोई लीड नहीं मिल रही थी। रणदीप ने गहरी सांस लेकर खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। वो प्रभुजोत को ये सब कुछ नहीं बताने वाला था, मगर आज जब उसे तस्वीरें मिली तब वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। आज अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करते हुए वो खुद प्रभुजोत को पिक करने यूनिवर्सिटी आ गया, क्योंकि आज उसका दिल कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। वो सुबह से लगातार आलिया के कांटेक्ट में था। उसने उसे सख्त वार्निंग दी थी कि वो प्रभुजोत को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। उसकी नजर एक बार फिर यूनिवर्सिटी के गेट पर गई। छात्रों की भीड़ धीरे धीरे बाहर आ रही थी। फिर अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर जाकर रुक गई। 21-22 साल की खूबसूरत और नाजुक सी लड़की। उसके लंबे काले बाल जो उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहन रखी थी, जिस पर कहीं कहीं गोल्डन और व्हाइट टच था। दुपट्टा उसने अच्छे से गले में लपेट रखा था। कंधे पर बैग था और वो आलिया से बात करती हुई बाहर आ रही थी और आलिया की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। रणदीप ने उसे देखा तो जैसे उसकी जान में जान आ गई। उसकी रुकी हुई सांस अब जाकर वापस आई थी। वो ठीक थी। प्रभजोत की नजर भी जैसे किसी अजीब एहसास से रणदीप की तरफ उठी। रणदीप को यह देखकर पहले तो उसके चेहरे पर हैरानी आई और फिर एक गहरी मुस्कुराहट। उसकी आंखों में चमक आ गई। रणदीप ने भी उसे देखा तो मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में छिपा एक अनजाना डर और परेशानी प्रभजोत दूर से भी देख चुकी थी। आलिया का फोन बजने लगा तो वो वही रुक गई, मगर प्रभजोत सिर्फ रणदीप को देख रही थी। उसने बस एक नजर आसपास देखा और फिर रणदीप के पास जाना चाहा। रणदीप भी उसे देखते हुए सीधा खड़ा हुआ और एक कदम प्रभजोत की तरफ बढ़ाया, मगर फिर उसी पल वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यूनिवर्सिटी के गेट के पास भीड़ के बीच ना जाने कहाँ से वो गाड़ी आई, तेज स्पीड में, और उसी स्पीड में वो सड़क के किनारे खड़ी प्रभजोत के पास पहुंच गए। हालांकि प्रभजोत अपनी जगह सड़क से हटकर खड़ी थी। गाड़ी गलत साइड से आई थी और किसी की भी सोचने समझने से पहले गाड़ी ने सीधा प्रभजोत को ही टक्कर मार दी। सड़क पर गाड़ी के टायरों की चरचराने की आवाज दूर तक गई और प्रभजोत के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। रणदीप की तो जैसे सांसें ही थम गई। वो टक्कर लगने की वजह से हवा में उछली और कुछ दूरी पर जाकर सड़क पर गिरी। किसी के भी कुछ सोचने समझने से पहले गाड़ी उसी तेजी से भीड़ को चिरती हुई निकल गई। वो एक तरफ से आई थी और दूसरी तरफ गायब हो गई। चीखने की आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट उसी तरफ देखने लगे। कुछ ही पलों में सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर उनके बीच एक चीख थी जो रणदीप के गले से निकली थी। प्रभ! वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। आलिया बहुत तेजी से भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। प्रभजोत को जख्मी हालत में देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। प्रभ! प्रभ! रणदीप ने बहुत मुश्किल से अपने कदमों को संभाला और तेजी से भागता हुआ प्रभजोत के पास पहुंचा। वो जल्दी से प्रभजोत के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठा और
प्रभुजोत का चेहरा अपनी बाहों में रखकर उसके गाल थपथपाने लगा। प्रभ, आंखें खोलो प्रभ। मगर वह एक्सीडेंट की वजह से अपने होश खो चुकी थी। उसके सिर से निकलता खून उसके चेहरे और गर्दन को भिगो चुका था। भाई जल्दी से प्रभुजोत को उठाइए। हॉस्पिटल। हाँ, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। आलिया ने रणदीप को देखा तो फौरन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे होश में लाने की कोशिश की। रणदीप ने खुद को कंट्रोल किया। उसने जल्दी से प्रभुजोत को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने प्रभुजोत को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। आलिया ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसका दुपट्टा निकालकर उसके सिर के जख्म पर रख चुके थे। रणदीप ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से ही उसने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। वो रैश ड्राइविंग करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और कहीं अंदर उसका दिल उसे बता चुका था कि उन लोगों ने अपनी चाल चलती है। उन लोगों ने रणदीप खान की कमजोरी पर हमला करके अपनी मौत को दावत दी है। अब उन्हें रणदीप खान के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो वो अपने विचारों से बाहर आया। आलिया वार्ड बॉय और नर्सों को आवाजें दे रही थी, सबको मदद के लिए पुकार रही थी। और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने प्रभुजोत को जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। दरवाजा उसके सामने बंद हो गया और रणदीप बस वही जमीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आखिरी बार कब रोया था उसे याद भी नहीं था, मगर आज वो निडर मर्द बिना किसी की परवाह किए रो पड़ा था। आलिया उसके पास जमीन पर बैठी शायद उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी, मगर रणदीप को हर आवाज धीमी महसूस हो रही थी। उसे बस सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रणदीप, बहुत ज्यादा। इतना प्यार कि आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसके कानों में सिर्फ प्रभुजोत की आवाज गूंज रही थी। उसे इमरजेंसी का शोर, स्ट्रेचर की आवाजें, नर्सों की हिदायतें, भीड़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक चेहरा था जो आंखों के सामने छाया था और एक आवाज थी जो कानों में गूंज रही थी, सिर्फ प्रभुजोत। वैसे तो वो यहाँ हॉल में बैठा था, मगर उसका दिमाग अतीत में कहीं भटक गया था। दोपहर की धूप ढल रही थी जब रणदीप की गाड़ी खान हाउस में दाखिल हुई। ये उन दिनों की बात है जब रणदीप यूनिवर्सिटी जाया करता था। 22 साल का रणदीप खान अपनी ही धुन में सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। वो अभी यूनिवर्सिटी से वापस आया था और उसका इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था, मगर आलिया के कमरे से आती आवाज ने अचानक उसके कदम रोक दिए। तुम्हारे भाई को मुझसे कोई खास प्रॉब्लम है क्या? यह आवाज आलिया की दोस्त प्रभजोत की थी, जो पिछले कुछ हफ्तों से अक्सर उनके घर आती थी। क्योंकि जब से आलिया ने कॉलेज ज्वाइन किया था, तब से उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इसलिए वो अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। वो साथ बैठकर पढ़ती थी, इसलिए अब उसके लिए घर अजनबी नहीं रहा था। आलिया ने हैरानी से उसे देखा। मेरे भाई को तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ऐसे घुरकर देखती है जैसे मैंने उनके घर पर कब्जा कर लिया हो। उसकी बातों पर आलिया हंस पड़ी। प्रभ, वो ऐसे ही है, हर वक्त सीरियस रहते हैं। हर नए इंसान को ऐसे ही लगता है कि मेरे भाई उसे पसंद नहीं करते। हमें तो आदत हो गई है उनके इस बिहेवियर की, तुम्हें भी हो जाएगी। मगर प्रभजोत नाम में सिर हिला रही थी। नहीं, बात सिर्फ गंभीर होने की नहीं है, और मुझे कि तुम्हारे भाई के रवैये की आदत हो, खुदा ना करे। मगर मैं जब भी तुम्हारे साथ बैठी होती हूँ और अगर वो सामने से गुजरते हैं तो एक बार मुझे खा जाने वाली नजरों से जरूर देखते हैं, और उनकी आंखें तो ऐसे घूरती है जैसे पूछ रही हो कि तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो। आलिया उसकी बातों पर बस अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या उन्होंने कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा है? प्रभुजोत ने नाम में सिर हिलाया। आलिया उसकी उलझन जानना चाहती थी। कहते तो कुछ भी नहीं है, जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे हो, बस देखते हैं ऐसे ही वैम्पायर की तरह। बाहर खड़ा रणदीप उसके इन खुलासों पर हैरान रह गया। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर हर दूसरे दिन आ जाती हूँ। आलिया ने शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा। अच्छा, और तुम हो कि फिर भी हर दूसरे दिन आ जाती हो? फिर तो तुम दोनों में बड़ा झगड़ा है। प्रभुजोत ने फौरन तकिया उठाकर उसके सिर पर दे मारा। मैं तुमसे मिलने आती हूँ, समझी, उनसे नहीं। मगर उसके शब्द उसके चेहरे का साथ क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ हाँ, मुझे पता है, तुमने बताया और मैंने मान लिया। आलिया ने जानबूझकर उसे शरारती नजरों से देखा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आखिर बहन किसकी हो? उसी हिटलर खान की। तो उसी की जैसी बातें करोगी ना? मेरा ही दिमाग खराब है जो तुमसे बात कर रही हो। जबकि दरवाजे पर खड़े रणदीप को हैरानी हो रही थी कि प्रभजोत को ऐसा क्यों लग रहा था। हालांकि उसने तो कभी भी प्रभजोत को कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, उसका स्वभाव कुछ ऐसा था, उसे ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी, और अगर अचानक सामने कोई आ जाए तो बस एक नजर देखकर आगे बढ़ जाता था। मगर प्रभजोत ने शायद इसी खामोशी और उसकी इस एक नजर को कुछ और ही मतलब दे दिया था। बात करते हुए अचानक ही प्रभजोत की नजर दरवाजे पर गई और आधे खुले दरवाजे में रणदीप को खड़ा देखकर उसके होठों पर एक गहरी चुप्पी छा गई। उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद रणदीप सारी बातें सुन चुका है। आलिया ने उसे चुप देखा तो उसकी नजरों का पीछा करते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रणदीप को खड़ा देखकर एक पल के लिए उसकी भी बोलती बंद हो गई। भाई, आप
आप कब आए? वो जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ गई। आइए ना अंदर। हम अभी आपको ही याद कर रहे थे। आलिया ने जल्दी से बहाना बनाने की कोशिश की। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे किन शब्दों में याद किया जा रहा था। वो बात करते हुए अंदर आया तो प्रभुजीत का सिर झुक गया। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। रणदीप ने उसे देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी नजर आ रही थी। क्या बुराई चल रही थी मेरी? उसने भी सीधे पूछ लिया। उसे यही बेहतर लगा कि प्रभुजीत की गलतफहमी आज ही खत्म कर दे। आलिया ने फौरन प्रभुज्योत की तरफ देखा और आंखों के इशारे से पूछा, बताओ। प्रभुज्योत ने उसे घूरकर देखा। तुम कुछ नहीं बताओगी? मगर वो इतनी तेज आवाज में बोली कि रणदीप उसकी बात सुन चुका था। नहीं, अब तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि मेरी बहन की दोस्त को मुझसे क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रभुज्योत का झुका हुआ सिर शर्मिंदगी के मारे और ज्यादा झुक गया। प्रभुज्योत को ऐसा लगता है कि आपको उसका हमारे घर आना पसंद नहीं। आलिया ने उनके बीच की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। इस पर प्रभुज्योत ने उसे गुस्से से घूरकर देखा। आलिया, रणदीप प्रभुज्योत को ही देख रहा था। प्रभुज्योत ने नजरें चुरा ली। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, और बस मुझे ऐसा लगा था तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, अभी तो इतनी डिटेल में कह रही थी कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर तक जा रही थी। वो सुन चुका था, तो अब बात पर मिट्टी डालने का तो कोई फायदा ही नहीं था। उसने भी साफ साफ बात करने का सोच लिया था। हाँ, तो आप मुझे ऐसे ही देखते हैं जैसे आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ आती हूँ। मुझे महसूस हुआ तो मैंने कह दिया, अब क्या? प्रभुज्योत ने अपनी बात पर जोर दिया। तो तुम्हें ऐसा लगता है? प्रभुज्योत ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं कहा। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसे देखते हुए अब थोड़ा प्यार और नरमी से पूछ रहा था। कुछ कहने का तो पता नहीं, मगर आंखें तो सब बता देती है। आप हमेशा इतने गंभीर रहते हैं, और जब भी मैं आपके सामने आती हूँ तो आप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने पता नहीं आपका कौन सा नुकसान कर दिया हो। आलिया ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रणदीप ने एक नजर हंसी रोकने की कोशिश करते हुए आलिया को देखा, जो हंसी के मारे लाल पीली हो रही थी, और फिर दोबारा प्रभजोत की तरफ मुड़ गए। अच्छा, तो ये बात है। वो जैसे कुछ सोचने लगा। चलो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब से जब भी तुम मेरे सामने आओगे तो मैं मुस्कुराकर तुम्हें देख लूंगा। फिर तो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रभजोत ने हैरानी से उसे देखा। सच में उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि हिटलर उसे देखकर मुस्कुराने की बात कर रहा है। हाँ, ताकि तुम्हें एक गलतफहमी न रहे कि मुझे तुम्हारा यहाँ आना बुरा लगता है। वो अभी भी उसी नरमी से बात कर रहा था कि अब प्रभुजीत के चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे एक बात तो बताओ, तुम हर दूसरे दिन यहाँ क्यों आ जाती हो? प्रभुजीत पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने उदासी से आलिया को देखा। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। घर में कोई भाई बहन भी नहीं है। बहुत बोर हो जाती हूँ। घर में मुझसे बात करने वाला कोई होता ही नहीं है। मम्मी का कितना सिर खाओ, इसलिए आलिया से मिलने आ जाती हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता तो आगे से नहीं आऊंगी। रणदीप ने नाम में सिर हिलाया। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैंने तो सोचा शायद तुम्हें हमारे घर पर रहना अच्छा लगता है, तो तुम्हें यहाँ रखने का परमानेंट इंतजाम करें। प्रभाजोत के गाल शर्म के मारे फौरन लाल हो गए। वो उसकी बात का गहरा मतलब तो नहीं समझ पाई, लेकिन अपनी जो खिंचाई हो रही थी वो अच्छी तरह समझ गई थी। नहीं तो तौबा। वो जल्दी से किताब उठाकर सामने करके बैठ गई। रणदीप भी उसे और ज्यादा तंग नहीं करना चाहता था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रभजोत से इतना बदला लेना तो बनता था। उसने उसे सीधा हिटलर खान ही बना दिया था। उधर किताब के पीछे प्रभजोत के गाल अभी तक लाल पड़े हुए थे। उसने शुक्र अदा किया कि रणदीप ने उसकी आंखों में वो नहीं देखा जो आजकल खुद से भी छिपा रही थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। शाम का वक्त था और प्रभजोत आज भी हमेशा की तरह आलिया के घर पर ही थे। वो दोनों कॉलेज की कोई असाइनमेंट बना रही थी और आलिया इस वक्त किचन में चाय लेने गई थी। इतने में रणदीप की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरा और लाउंज की तरफ बढ़ने लगा था, मगर उसे लाउंज से गुजरते हुए प्रभजोत ने देख लिया। उसकी हालत देखकर प्रभजोत की मुस्कान गायब हो गई। रणदीप बहुत गुस्से में लग रहा था। माथे पर चोट लगी थी। खून की नन्ही सी लकीर बहकर उसकी दाढ़ी तक आ चुकी थी। गले पर भी खरोंचों के निशान थे। हाथ भी लाल पड़ चुका था और शर्ट की आस्तीनों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर घबराहट के मारे वो फौरन उठ खड़ी हुई। रणदीप, उसने आज पहली बार उसका नाम इस तरह से पुकारा था। वो अनजाने में ही उसके करीब आ गई। आपको ये चोट कैसे लगी? उसकी आवाज सुनकर रणदीप ने पलटकर उसकी तरफ देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो पहले ही बहुत गुस्से में था। कुछ देर पहले उसकी क्लासमेट के साथ कहासुनी हो गई थी, जो हाथापाई तक पहुंच गई थी, और उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। प्रभजोत उसके करीब पहुंची, मगर रणदीप के खामोश रहने पर उसने बिना सोचे समझे बेचैनी में उसका हाथ थाम लिया। आपके तो हाथ में भी बहुत चोट लगी है। वो क्या कह रही थी रणदीप को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो तो बस एकटक उस लड़की को देखता ही रह गया। फिर उसकी नजर अपने हाथ पर गई। प्रभजोत के हाथों में रणदीप का हाथ था।
और उसके हाथों की चोट को देख रही थी। उसके स्पर्श से रणदीप के दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। प्रभज्योत ने फौरन अपने दुपट्टे के एक कोने को पकड़ा और अपने दुपट्टे से उसके हाथ पर लगा खून साफ करने लगे। आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था, बहुत गहरी चोट लगी है। आप एक काम कीजिए, या बैठ जाइए, मैं अभी फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। आपके माथे पर भी काफी चोट लगी है, फौरन पट्टी करनी चाहिए। अभी वो बात कर ही रही थी कि रणदीप ने खुद को संभाला और तेजी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। एक्सक्यूज मी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो गुस्से से चिल्लाया तो प्रभज्योत ने हैरानी से उसे देखा। आप जख्मी है तो मैं बस इसलिए, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रणदीप ने सख्त लहजे में उसकी बात काट दी। और मुझे जरा ये बताओ, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रोज घर से निकाल देते हैं क्या, जो हर वक्त यही हमारे घर में आ जाती हो, जब देखो यही नजर आती हो? प्रभज्योत को ऐसा लगा जैसे किसी ने खींचकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है क्या, या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैदा करके भूल गए हैं? क्योंकि मुझे तो हर रोज तुम यही नजर आती हो। प्रभज्योत की आंखें फौरन भर आए। उसके ये सख्त शब्द किसी खंजर की तरह प्रभज्योत के सीने में चुभ गए। वो कुछ पल खामोशी से होठ भींचे उसे देखती रही। मैं तो सिर्फ आलिया से मिलने आती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। अकेले दिल उदास हो जाता है मेरा। आलिया मेरी दोस्त है तो बस। और जब अंकल आंटी को मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मैं क्यों इतनी बुरी लगती हूँ? वो चाहकर भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सके। दो आंसू टूटकर उसके गालों पर बह निकले। तो आलिया से मिलो ना। बार बार मेरे आगे पीछे मंडरा कर, मेरी फिक्र करके मेरी अटेंशन पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, और सब समझता हूँ। दोस्त से ज्यादा उसके भाई को पटाने की कोशिश की जा रही होती है। अब प्रभज्योत का हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। उसका दिल चाहा कि काश काश जमीन फट जाती और उसमें समा जाती। मगर रणदीप के मुंह से ये जहर तो ना सुनती। वो उसे इस हद तक घटिया समझता था। ओ, तो अटेंशन सीकर लगती हूँ मैं आपको? वो बहुत मुश्किल से कुछ कहने के लिए अपने होठ खोल सके। ओके, आगे से मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। उसने अपने आस्तीन से अपने आंसू पोंछे, वापस मुड़ी टेबल तक गई, अपना बैग उठाया और अपना सामान समेटा। इतने में आलिया अपनी ही धुन में चाय लेकर बाहर आई। अरे भाई, आप आ गए? उसने रणदीप को देखा तो मुस्कुराकर पूछा। ए, आपको चोट कैसे लगी? उसकी नजर उसकी चोटों पर गई। रणदीप उसे नहीं देख रहा था, वो खामोशी से प्रभज्योत को देख रहा था, जो बैग उठाकर आलिया की तरफ आई थी। आलिया की नजर प्रभज्योत पर गई। प्रभज्योत की आंखों में आंसू थे। प्रभज्योत, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्रभज्योत ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ, और प्लीज आगे से मुझे अपने घर मत बुलाना। तुम मेरे घर आ जाना। आलिया ने हैरानी से उसे देखा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अभी तो हमारा बहुत काम बाकी था। अभी क्यों जा रही हो? आलिया समझ नहीं पा रही थी कि अभी यह क्या हुआ था, जो रोते हुए घर जाने की बात कर रही थी। प्लीज आलिया, आगे से मुझे अपने घर मत बुलाना। मैं आऊँ भी तो दरवाजे से धक्के देकर बाहर निकाल देना। क्योंकि मैं तुम लोगों जितनी अमीर नहीं हूं ना, इसलिए शायद किसी को ये ना लगे कि मैं इस बंगले की दौलत और सुख सुविधाएं देखकर रोज यहाँ आ जाती हूँ। और रणदीप की आंखों में आंखें डालकर बोलते हुए सीधे गेट की तरफ बढ़ गए। आलिया चाय की ट्रे वही जमीन पर रखती हुई उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। प्रभज्योत, रुको। मगर उसकी आवाज देने के बावजूद प्रभज्योत नहीं रुकी। उसके जाने के बाद आलिया रणदीप की तरफ मुड़ी। भाई, आपने उसे ऐसा क्या कहा कि इतनी गुस्से में चली गई? वो बहुत ज्यादा हैरानी और दुख से पूछ रही थी, मगर रणदीप के होठों पर गहरी खामोशी थी। वो आलिया को नहीं देख रहा था, अब उस गेट को देख रहा था जहां से प्रभज्योत गई थी। कुछ देर बाद वो लाउंज में आमने सामने बैठे थे और आलिया उसके हाथ पर पट्टी कर रही थी। रणदीप ने उसे सारी बात बता दी थी। वो आपकी फिक्र कर रही थी, इतनी चोटें देखकर आपके लिए परेशान हो गई। आपका हाथ पकड़कर आपका जख्म साफ करने की कोशिश ही तो कर रही थी, और आपने उसे इतनी बातें सुना दी। ऊपर से आपने सीधे उसके कैरेक्टर पर ही हमला कर दिया। आपको एहसास भी है आपके शब्दों ने उसे कितना हर्ट किया होगा? गोल्ड डिगर लगती हो आपको। और अगर वो आपको पसंद भी करती है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? आलिया तेज गुस्से में बोली जा रही थी। रणदीप शायद उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने तो बस प्रभज्योत की आंसुओं से भरी आंखें घूम रही थी। मैं बस उस वक्त गुस्से में था। रणदीप ने धीरे से कबूल किया कि वाकई उसने गलत किया। उसके लहजे में भी शर्मिंदगी और पछतावा था। तो इसमें प्रभज्योत का क्या कसूर था? अगर आप बाहर किसी लड़के से झगड़ कर आए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर आकर किसी लड़की पर अपना गुस्सा निकाल देंगे। उसके इस सवाल पर रणदीप कोई जवाब नहीं दे सका। वो बस खामोश बैठा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ मिनट पहले उसने प्रभज्योत से इतने गुस्से में बात क्यों की, और गुस्से में बात की तो की, उसे इतनी गलत बातें सुना दी। वो कितना हर्ट हो गई थी। वो जानता था कि प्रभज्योत ऐसी नहीं है। हाँ, उसने प्रभज्योत की आंखों में खुद के लिए थोड़ी बहुत पसंद देखी थी,
तो उसके लिए बहुत मामूली सी बात थी। उसकी सारी कज़न्स, उसकी फीमेल क्लासमेट्स उसे इसी तरह पसंद करती थी। हर किसी के पसंद करने की वजह अलग थी। किसी के लिए वो एक अच्छा दोस्त था, किसी के लिए वो अमीर घर का बेटा था इसलिए पसंद था, और किसी के लिए वो एक होशियार स्टूडेंट था और इसलिए उसे प्रभजोत से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं था जो किसी लड़की के कैरेक्टर पर इतनी गलत बातें बोले। ये पहली बार था कि उसकी वजह से किसी लड़की की आंखों में आंसू आए थे। वो भी अब बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। उसने अपना हाथ देखा, जहाँ अभी भी उसे प्रभजोत की उंगलियों का स्पर्श महसूस हो रहा था। उसे क्या बुरा लगा था? शायद उसका हाथ पकड़ना या उसका रणदीप के इतने करीब आना, और उसकी उस नज़दीकी में उस पल उसके दिल में उठने वाली एक अजीब सी फीलिंग जो उसे खुद समझ नहीं आई थी। इस एहसास से घबराकर उसने गुस्से में प्रभजोत को खुद से दूर कर दिया था। न सिर्फ खुद से दूर किया, बल्कि उसका दिल भी तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। मगर अब उसके आंसू और उसकी आंखों में वो शिकायत जो जाते हुए उसने देखी थी, उसे बेचैन कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ प्रभजोत अपने कमरे में बंद थी और बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी और बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। रणदीप के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आई हेट यू रणदीप खान, आगे से मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, और ये मेरा वादा है। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना दुपट्टा देखा, जहाँ अभी भी रणदीप के हाथ से निकला खून लगा हुआ था। उसने गुस्से में दुपट्टे को उतारकर सोफे पर फेंक दिया। उसका दिल जल रहा था। उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। 17 साल की उम्र में पहली बार किसी लड़के ने उस पर अटेंशन सीकर होने का इल्जाम लगाया था, वरना उसकी जिंदगी में रणदीप से ज्यादा इम्पोर्टेंट मर्द मौजूद थे। उसके सारे कजन्स उसकी खूबसूरती पर मरते थे और 2 रिश्ते भी ला चुके थे, मगर प्रभजोत ने अपने मम्मी-पापा को मना कर दिया था कि उसे इतनी जल्दी ना तो शादी के बारे में सोचना है और ना ही कहीं अपना रिश्ता पक्का करना है, क्योंकि सच तो यह था कि उसका दिल अपनी दोस्त के भाई पर आया था। क्या मोहब्बत इतनी बुरी होती है? उसने रोते हुए खुद से कहा। उसने सोच लिया था कि अब रणदीप खान को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। मोहब्बत गई भाड़ में। ऐसा बदतमीज इंसान वो अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो सीधे उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। हाँ, वो उसे पसंद करती थी, मगर उसने अपने जज़्बातों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। ना उसने कभी रणदीप को गलत नज़रों से देखा और ना ही कभी उसकी नज़रों में आने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अपना और आलिया की फैमिली का टेटर डिफरेंस बहुत अच्छे से समझती थी। मगर आज उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि रणदीप उसे नफ़रत करता है, तो ठीक है, वो आगे से कभी उसकी नज़रों के सामने ही नहीं आएगी। मगर किस्मत तो पहले ही उनके नाम एक साथ लिख चुकी थी, जिसे दोनों अभी अनजान थे। पूरा 1 महीना बीत चुका था। उस दिन के बाद प्रभजोत एक बार भी आलिया के घर नहीं आई। इनफैक्ट आलिया बहुत बार उसके घर जाकर उसे मनाने की कोशिश कर चुकी थी। कॉलेज में भी उससे कई बार माफी मांग चुकी थी कि उसके भाई ने जो भी बातें कही वो बस गुस्से में थे। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मगर प्रभजोत ने बस इतना कहा था कि मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। वैसे भी तुम्हारे भाई की मेरी लाइफ में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि मैं उनकी बातों का बुरा मानूं। बस अब मैं वहां नहीं आ सकती। तुम्हें मुझसे मिलना हो तो जब मर्जी हमारे घर आ सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं। आलिया उदास थी कि प्रभजोत उससे नाराज है, जबकि प्रभजोत भी उदास थी क्योंकि उसे अपने घर में अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो अपने मम्मी-पापा की इकलौती बेटी थी। उसके पेरेंट्स जॉब करते थे। पहले स्कूल के टाइम में स्कूल और फिर एकेडमी जाना होता था, तो उसने कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और शाम को घर वापस आती थी। मगर जब से वो कॉलेज आई थी, उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी। स्कूल के दोस्त, वो छोटा-सा टाउन, हर चीज़ पीछे छूट गई थी। आलिया कुछ ही दिनों में उसकी दोस्त बन गई थी और उसके मम्मी-पापा भी प्रभजोत को बहुत पसंद करते थे। वो चुलबुली सी लड़की जो हर मोमेंट में खुलकर जीती थी, हंसने-खेलने वाली लड़की जो पिछले कुछ ही दिनों से मुरझा सी गई थी। यकीनन उसने रणदीप की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया था, इसलिए इतनी उदास रहने लगी थी। और आलिया के सब्र का बाँध अब धीरे-धीरे टूट रहा था। आप मेरे साथ चलकर खुद उससे माफ़ी माँगेंगे। सिर्फ़ आपकी वजह से वो 1 महीने से घर नहीं आई। भाई, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? वो रणदीप के सामने बैठी गुस्से में फट पड़ी। रणदीप शर्मिंदा सा उसके सामने बैठा था। ओके, मैं चलता हूँ। वो फौरन मान गया, क्योंकि यह गलती उसी की थी। 10 मिनट बाद वो दोनों प्रभुजोत के घर के बाहर खड़े थे। रणदीप ने बेल बजाई। 2 मिनट बाद ही दरवाजा खुला तो सामने प्रभुजोत ही खड़ी थी। वो आलिया को देखकर मुस्कुराई, मगर जब नजर रणदीप के चेहरे पर गई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो रणदीप की तरफ देखे बिना आलिया के साथ अंदर चली गई। रणदीप कुछ पल खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा, जब तक कि नौकरानी ने उसे अंदर आने के लिए नहीं कहा। वो लाउंज में आया तो लाउंज खाली था। शायद उसके मम्मी पापा अपनी अपनी जॉब पर गए हुए थे। प्रभजोत आलिया के साथ अपने कमरे में जाकर बंद हो चुकी थी। वो थोड़ा झिझकते हुए लाउंज में बैठ गए, जबकि कमरे में आलिया उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। एक बार भाई से बात कर लो,
वो माफी मांगने आए हैं। प्रभुजोत उठो ना यार, मैं भाई को मना कर यहाँ लाई हूँ, अब तुम भी गुस्सा थूक दो। मगर प्रभुजोत के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। अगर तुम अपने भाई के साथ यहाँ आ रही थी तो पहले मुझे बताती। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं करनी। किस बात की माफी मांगने आए हैं वो यहाँ पर? मुझे गोल्ड डिगर समझने की, मुझे अटेंशन सीकर कहने की। मैंने वादा किया था खुद से कि उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, और मुझे तुम्हारे भाई की माफी नहीं चाहिए। प्लीज तुम उन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी घर में अभी कोई नहीं है। प्रभुजोत ने जैसे बात ही खत्म कर दी। आलिया को बहुत गहरा दुख हुआ। प्रभुजोत मगर एक बार, अभी आलिया कुछ कह ही रही थी कि प्रभुजोत ने उसकी बात काट दी। आज जब वो खाली हाथ यहाँ से जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि आगे से किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर इतनी आसानी से सवाल नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारे भाई को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि इज्जत सिर्फ अपनों की नहीं होती, दूसरों की भी होती है। अब प्लीज जाओ यार, और आगे से उनके बिना यहाँ आना। सख्ती से कहते हुए उसने अपना मुंह फेर लिया। आलिया बस नामे सिर हिलाती हुई उठी और बाहर आ गई। बाहर नौकरानी रणदीप के सामने चाय रख रही थी। रणदीप ने आलिया को देखा तो उठ खड़ा हुआ। आलिया ने नामे सिर हिलाया। वो बहुत गुस्से में है, आपसे बात करना तो दूर, आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती। रणदीप ने बस एक नजर कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखा, जहां से उसका हल्का सा गुलाबी आंचल नजर आ रहा था। यकीनन प्रभुजोत दरवाजे के पास ही खड़ी थी। ओके, चलो चले फिर। आलिया ने बस सिर हिला दिया। रणदीप ने खामोशी से टेबल से अपनी कार की चाबियां उठाया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आलिया ने बस एक नाराज नजर प्रभुजोत पर डाली और वो भी रणदीप के पीछे बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद प्रभुजोत ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और आंसू थे। उसने बेबस नजरों से चाय के उस कप को देखा जिसे रणदीप ने छुआ तक नहीं था। उसका दिल बहुत दुखा था। वो रणदीप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती थी, वो भी तब जब वो पहली बार उसके घर आया था। मगर मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में उसे ठीक नहीं लगा कि वो रणदीप से कोई बात करे। उसकी माँ नौकरानी से पल पल की रिपोर्ट लेती रहती थी, इसलिए अगर कोई इशू बनता और उसके मम्मी पापा को ये पता चलता कि आलिया का भाई सिर्फ उससे मिलने आया था, तो उसकी माँ आगे से आलिया को भी यहाँ नहीं आने देती। वो बाहर आई तो रणदीप गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गुस्से में होगी और घर आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रणदीप ने नाम में सिर हिलाया। इट्स ओके, उसकी गलती नहीं है। वैसे भी उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। हमारा इस तरह बिना बताए जाना भी सही नहीं था। तुम्हारी बात अलग है, तुम लड़की हो, लेकिन मेरा इस तरह जाना, जब वो घर में अकेली थी और बस एक नौकरानी उसके साथ थी, तो अच्छा हुआ कि वो मुझसे नहीं मिली। रणदीप ने बहुत प्यार और नरमी से आलिया को उस गिल्ट से बाहर निकाल दिया कि उसकी कोई गलती नहीं है। आलिया बस खामोश हो गई, लेकिन ये साफ था कि उस दिन के बाद से उसके और प्रभुजोत के बीच दूरियां आने वाली थी। उस दिन के बाद प्रभुजोत और आलिया की मुलाकात बस कॉलेज तक ही सिमट कर रह गई। वो दोनों एक दूसरे से बात तो करती थी, मगर ये साफ दिख रहा था कि आलिया उससे नाराज थी और अपनी इस नाराजगी की वजह से उसने भी प्रभुजोत के घर जाना बंद कर दिया था। उनका फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका था, एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे और वो सेकंड ईयर में आ चुके थे। पूरे 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर रखा था। मगर अब आलिया का बर्थडे था। वो पूरे 18 साल की हो रही थी। इस खुशी में उसके मम्मी पापा ने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। वो अपने बर्थडे से एक दिन पहले खुद सारी नाराजगी भूलकर प्रभुजोत को बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आई थी। प्रभुजोत और आलिया आमने सामने सोफे पर बैठी हुई थी। प्रभुजोत, 6 महीने बीत चुके हैं, प्लीज अब तो सब कुछ भूल जाओ। देखो, मैं भी तो इस बात को भूल गई हूँ ना। मेरी बर्थडे पार्टी है, प्लीज तुम जरूर आना। उसने बहुत उम्मीद से प्रभुजोत को देखा। प्रभुजोत ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। मैं कोशिश करूंगी, मगर मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊंगी या नहीं। प्रभुजोत ने अपनी नजरें फेर ली, जिसे साफ था कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी रणदीप की बातें उसके दिल पर लगी हुई थी। प्रभुजोत प्लीज, भाई बहुत शर्मिंदा है। वो बहुत बार तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर चुके हैं, मगर तुम कॉलेज की पार्किंग में उन्हें देखते ही अपना मुंह फेर लेते हो, तो कैसे तुमसे माफी मांगे। हमने एक दूसरे के घर आना बंद कर दिया। क्या इस बात की वजह से हमारी दोस्ती टूट जाएगी? आलिया दुख और तकलीफ से पूछ रही थी। ऐसा नहीं है आलिया, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन इंसान की अपनी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। आलिया सोफे से उठ खड़ी हुई। तो मतलब तुम नहीं आओगी? जैसे वो सब कुछ समझ गए। आलिया, मैं, प्रभुजोत ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आलिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर तुम कल रात 8 बजे तक नहीं आई तो याद रखना प्रभुजोत, हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे बिना केक भी नहीं काटूंगी। अब सोच लो, तुम आओगी या इस दोस्ती को तोड़ोगी। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। प्रभुजोत ने कुछ कहना चाहा, मगर आलिया नहीं रुकी और तेज कदमों से लाउंज से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद प्रभुजोत की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी भी क्या नाराजगी।
वो इतनी जिद करके गई है, इतनी मोहब्बत करती है तुमसे। तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए। उसकी मम्मी जो किचन से निकल कर बाहर आई थी, उन्होंने आलिया की आखिरी बातें सुन ली थी। मम्मी की आवाज़ सुनकर प्रभुजोत ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। अगले दिन शाम के 5 बज चुके थे, मगर अभी तक प्रभुजोत का कोई अता-पता नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि प्रभुजोत आएगी, मगर प्रभुजोत नहीं आ रही थी। पिछले साल उसके बर्थडे पर प्रभुजोत सुबह-सुबह ही आ गई थी और उस दिन उन दोनों ने मिलकर सारी तैयारियां की थी। ड्रेस से लेकर मेकअप तक हर चीज़ प्रभुजोत ने ही उसके लिए सिलेक्ट की थी। मगर आज प्रभुजोत कहीं नहीं थी। गार्डन को बर्थडे के हिसाब से बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था। कुछ मेहमान आ चुके थे, कुछ आने बाकी थे। रात 8 बजे केक कटिंग करना था, मगर आलिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और वो बस बार-बार गेट की तरफ देख रही थी। उसे यकीन था कि प्रभुजोत ज़रूर आएगी। उसे अपनी दोस्ती पर भरोसा था, मगर जब हर दूसरे पल के बाद गेट के अंदर से आने वाला इंसान प्रभुजोत के अलावा कोई और होता, तो उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता। इसके अलावा एक और इंसान भी था जिसे प्रभुजोत के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, और वो रणदीप खान था, जो ऊपर टेरेस पर खड़ा बस लगातार गेट को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने 6 महीने पुराना वो मंजर घूम रहा था। उसका प्रभुजोत से अपना हाथ छुड़ाना, फिर उस पर गुस्सा करना, उसे गलत बातें सुनाना। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। वो किसी को नहीं बता सकता था कि बीते 6 महीनों में वो कितना ज्यादा शर्मिंदा रहा। 6 महीने हो चुके थे उसने प्रभुजोत की आवाज नहीं सुनी थी। उसने प्रभुजोत को अपने घर में नहीं देखा था और उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद का एक हिस्सा कहीं दफना दिया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे उस लड़की की खामोशी इतना परेशान करेगी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसे प्रभुजोत से वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। उसने प्रभुजोत को इतना हर्ट किया था कि वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो जो एकटक गेट को देखी जा रहा था, पीछे से आने वाली आवाज पर चौंक गया। भाई। उसने पलटकर देखा तो आलिया पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी थी। रणदीप ने बेबसी से उसे देखा। वो उसकी हालत समझ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। आज पहला कदम प्रभुजोत का ही उठाना था, मगर वो नहीं जानता था कि आज बर्थडे से पहले उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। वो अभी तक नहीं आई। 6 बजने वाले हैं। अगर वो आज नहीं आई तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ना ही आपसे और ना ही उससे। और मैं बता रही हूँ, मैं प्रभुजोत के बिना केक नहीं काटूंगी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने उसे हर्ट किया था। अब वो कभी यहाँ नहीं आएगी। मुझे नहीं करना कोई बर्थडे सेलिब्रेट। वो रो रही थी। रणदीप ने मुठ्ठियां भींचकर अपनी बेबसी को कंट्रोल किया और उसके करीब आया। फिर बहुत ही नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे लेकर आऊंगा। तुम बस तैयार हो जाओ। इस बार मैं उसे मनाकर लेकर आऊंगा। आलिया की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए किसी बच्चे की तरह वादा मांगा, तो रणदीप ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तुम्हारे भाई का वादा है, जाओ। उसने गंभीरता से आलिया को जाने का हुक्म दिया। वो सिर हिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। रणदीप ने एक गहरी सांस ली। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो अपने कमरे में आया और ड्रेसिंग का दरवाजा खोला। वहां से उसने एक छोटा सा लाल मखमली बॉक्स बाहर निकाला। उसने बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी रिंग थी, जिसके ठीक बीच में एक डायमंड लगा हुआ था। उसे अपनी जेब में डालता हुआ वो अपने पेरेंट्स के कमरे में आया। आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो प्रभुजोत जो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, वो उठी और लाउंज से बाहर निकली। गेट तक आकर उसने दरवाजा खोला। अपने बिल्कुल सामने आलिया के मम्मी पापा को देखकर वो बेहद हैरान रह गई। अंकल आंटी, आप लोग यहाँ? हैरानी के मारे उससे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? मिसेस खान ने प्यार से पूछा तो जल्दी से सिर हिलाती हुई एक तरफ हट गई। बिल्कुल, आइए ना। अंदर ही अंदर वो परेशान हो गई थी। क्या वो मुझे लेने आए हैं? अब मैं कैसे उन्हें मना करूंगी? वो यही सोच रही थी जब उसने अंकल और आंटी के पीछे एक तीसरे इंसान को आते देखा। रणदीप को देखते ही प्रभुजोत की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। ये भी यहाँ आया था। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स घर पर है? मिसेस खान उससे पूछ रही थी। जी, मम्मी पापा अंदर ही है। आप आइए ना। उन्हें लेकर लाउंज में दाखिल हुई तो प्रभुजोत के मम्मी पापा भी उन दोनों को देखकर सारे काम छोड़कर उनके पास आ गए। अरे आप लोग, कोई काम था तो हमें बुला लेते। आप लोग यहाँ आए, प्लीज बैठिए। प्रभुजोत की मम्मी फरीदा फौरन किचन से बाहर आई और उन्हें बैठने के लिए कहा। वो बैठ गए तो रणदीप भी थोड़ी दूरी पर एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। प्रभुजोत भी उनके पास ही बैठ गए और अब वो काफी शर्मिंदा हो रही थी। उसका दिल चाहा कि काश उनके आने से पहले वो यहाँ से चली जाती। क्या बात है बेटा, इतने दिन हो गए हमारे घर नहीं आई? ऐसे भी क्या नाराजगी? मिसेस खान ने प्यार से बात शुरू की तो प्रभुजोत ने नाम में सिर हिलाया। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वह हैरानी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी जो उसे अंदर ही अंदर घेरे हुए थी। जबकि रणदीप खामोशी से सिर झुकाए बैठा था। तुम्हें पता है,
आलिया सुबह से उदास बैठी है। उसने साफ कह दिया है कि तुम आओगी तभी केक काटेगी। रणदीप ने सारी बात बताई है मुझे और मैं इसकी बर्ताव और इसकी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ और बेटी की इज्जत करती हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा गुस्से में तुमसे ऐसी बातें कहेगा। हो सके तो हमें माफ कर दो। प्रभुजीत ने फौरन उनके हाथ पकड़ लिए। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरी मम्मी जैसी है। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस मुझे लगा शायद इन्हें मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आई। प्रभुजोत के मम्मी पापा मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। तभी आलिया के पापा ने प्रभुजोत के सिर पर प्यार से हाथ रखा। ये तो गधा है, इसे तो ये भी नहीं पता कि किसे कैसे बात की जाती है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हें उस घर से निकालने की हिम्मत भी नहीं करेगा, खासकर ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर की बहू बना ले। अंकल की बात पर प्रभुजोत ने हैरानी से उन्हें देखा। वो उनकी आखिरी बात का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी, जबकि शायद उसके मम्मी पापा समझ गए थे। मैं समझी नहीं अंकल आंटी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभुजोत सच में उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। तभी उन दोनों ने प्रभुजोत के मम्मी पापा को देखा। हम यहाँ अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं और बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मना नहीं करेंगे। मिसेस खान की बात सुनते ही प्रभुजोत को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। वो एकटक उन्हें देखती ही रह गए। वो इतनी हैरान और शौक में थी कि जैसे उनके शब्दों को अभी भी समझने की कोशिश कर रही हो। जबकि फरीदा बेगम और उनके शोहर नासिर साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने बड़े लोग उनके घर रिश्ता लेकर आए थे और उनका बेटा हर तरह से परफेक्ट था। हाँ, उसने गुस्से में प्रभुजोत को कुछ गलत बातें कह दी थी, मगर इसके अलावा वो अभी कुछ महीनों पहले ही बिजनेस में आया था और आते ही उसने अपने पापा के बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। तो उसका रिश्ता ठुकराना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होती। फरीदा बेगम ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। रणदीप बेटा बहुत अच्छा है और हमें पसंद भी है, लेकिन अभी प्रभुजोत शादी नहीं करना चाहती। हम ऐसे खुद से हाँ तो नहीं कर सकते। प्रभुजोत की मर्जी जानना भी तो जरूरी है। बाकी हमें तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। उनकी बात पर सबने प्रभुजोत की तरफ देखा, मगर प्रभुजोत बस एकटक रणदीप को ही देख रही थी। रणदीप ने पहली बार अपना सिर उठाकर प्रभुजोत को देखा। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? प्रभुजोत ने चेहरा मोड़कर उन दोनों को देखा तो मिसेस खान ने नाम में सिर हिलाया। तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, मेरी बेटी जैसी हो। हम तुमसे ऐसा मजाक क्यों करेंगे? और हम आज अभी इसी वक्त आलिया के बर्थडे से कुछ घंटे पहले अगर रिश्ता लेकर आए हैं तो सिर्फ रणदीप के कहने पर। उसने साफ कह दिया था कि वो आज ही तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। और ये बुद्धू सीधे मुंह कहेगा नहीं, लेकिन आपसे बहुत प्यार करता है बेटा। मिस्टर खान की बातें सुनते ही प्रभुजोत की सांसें थम गई। क्या सच में? उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। ये सब तो उसने बस सोचा था। ये सपना हकीकत कैसे बन गया? क्या वाकई वो किसी गहरी नींद में थी? उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को सपने से जगाना चाहा, मगर नहीं, एक कोई सपना नहीं था। फिर उसने देखा कि रणदीप सोफे से उठा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। प्रभु जो सांसें रोके उसे देख रही थी। वो उसे 2 कदम की दूरी पर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्रभुजोत इतनी हैरान और परेशान थी कि घबराकर उठ खड़ी हुई। ए, ये आप क्या कर रहे हैं? मगर रणदीप ने मुस्कुराकर अपनी जेब से वो बॉक्स बाहर निकाला। फिर उसमें से वो अंगूठी निकाली। मैं जानता हूँ प्रभुजोत, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मैं बहुत गुस्से में था और वो सारा गुस्सा तुम पर निकाल गया। उस दिन तो मैं तुम्हारी परवाह करना और तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ना समझ नहीं पाया कि तुम्हारे हाथ पकड़ने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हुई थी। मगर आज मुझे अपनी फीलिंग्स का बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका है। प्रभुजोत, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम्हारे और अपने मम्मी पापा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में मुझे कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है। मैं इन सब के सामने तुमसे ये पूछना चाहता हूँ प्रभुजोत, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रभुजोत की सांसें जैसे एक बार फिर थम गई। क्या सपने ऐसे भी पूरे होते हैं? क्या इंसान की ख्वाहिशें इस तरह पूरी होती है? क्या वाकई इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, हर दुआ कबूल होती है? उसे अभी भी ये सब सपना ही लग रहा था। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। आगे से कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा और अगर मैंने गुस्सा किया तो तुम्हें हक देता हूँ कि तुम मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देना ताकि मेरी अकल ठिकाने आ जाए। मगर प्लीज़ मना मत करना। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दी में हो रहा है, मगर हम बस अभी सगाई करेंगे। शादी जब तुम चाहोगी तब हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रभुजोत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी भीगी आंखों से अपने मम्मी पापा को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों बहुत खुश थे। आखिर उनकी बेटी की किस्मत में हीरा लिखा हुआ था, तो वे क्यों इस रिश्ते से इनकार करते? रणदीप के मम्मी पापा भी मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। फिर उसने रणदीप के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत खुश थी, इतनी ज्यादा खुश कि वो अपनी इस खुशी को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती थी। रणदीप ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी और इसी के साथ उन दोनों के पेरेंट्स ने धीरे से तालियां बजाई। इतनी खामोशी और सादगी से वो उसकी हो चुकी थी।
रणदीप जमीन से उठा तो मिसेस खान ने प्रभुजोत को देखा। चलो जल्दी से तैयार होकर आओ। प्रभुजोत ने हैरानी से उन्हें देखा। तैयार? वो तो खुशी और एक्साइटमेंट के मारे हर बात भूल चुकी थी। तुम हमारे साथ चल रही हो। आज आलिया का बर्थडे है ना, भूल गई क्या? तुम्हारे बिना वो केक नहीं काटेगी। तब प्रभुजोत को याद आया। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। तो बाकी सब उसके आने तक बातों में बिजी हो गए। 7 बज चुके थे और उन्हें 8 बजे से पहले घर पहुंचना था। उधर आलिया पूरी तरह तैयार होकर गार्डन में टहल रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। 8 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे और वो बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि क्या रणदीप और उसके मम्मी पापा सच में प्रभुजोत को साथ लेकर आएंगे। और फिर उसने रणदीप की कार को गेट से अंदर आते देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और रणदीप बाहर निकला। आलिया अपनी सांसें रोके बस देख रही थी। उसके मम्मी पापा भी कार की पिछली सीट से बाहर आ गए। फिर सब मेहमानों ने देखा कि रणदीप घूमकर पैसेंजर सीट की तरफ आया, दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रभुजोत उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए नीचे उतरी। उसने बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था। बाल खुले छोड़ रखे थे और गले में दुपट्टा लिया था। बहुत ही सिंपल और हल्की सी सिल्वर ज्वेलरी पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर मेकअप ना के बराबर था। मगर गार्डन में मौजूद हर मेहमान बस उसी को देखे जा रहा था। रणदीप के हाथ में प्रभुजोत का हाथ देखते ही पार्टी में मौजूद सभी लोग बहुत कुछ समझ चुके थे। आलिया तो ये देखकर हैरान रह गई। फिर जब वो होश में आई तो तेजी से भागती हुई प्रभुजोत के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। शुक्र है कि तुम आ गई। अगर तुम ना आती तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करती। आलिया खुशी से चहकते हुए बोली। रणदीप मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। प्रभुजोत ने आलिया का हाथ पकड़ा और शर्मिंदा होते हुए कहा, आई एम सॉरी आलिया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आलिया ने नाम में सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मगर ये सब क्या सीन है? रणदीप को देखते ही प्रभुजोत ने बिना कुछ कहे वह शर्माते हुए अपना हाथ आलिया के आगे कर दिया। जैसे ही आलिया की नजर प्रभुजोत की उंगली में चमकती अंगूठी पर पड़ी, उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई। ओ माय गॉड, भाई आपने आपने सच में प्रपोज कर दिया? वो इतनी हैरान थी कि यकीन ही नहीं कर पा रही थी। प्रभुजोत ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो इसलिए आप मम्मी पापा को अपने साथ लेकर गए थे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? आलिया ने बेताबी से पूछा। प्रभुजोत ने फिर से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। ओह, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तो कब से चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बनो। आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी बातें सुनकर प्रभुजोत भी शर्माकर मुस्कुरा दी। उधर गार्डन में मौजूद हर मेहमान की नजरें उन दोनों पर ही टिकी थी। यकीनन सब लोग उनकी बातें सुन चुके थे। तभी मिस्टर खान ने सभी मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रणदीप मेरा इकलौता बेटा है और आज हमने रणदीप की शादी पक्की कर दी है। बहुत जल्द उसका निकाह होगा और हम आप सभी को बहुत जल्द इस निकाह में इनवाइट करेंगे। ये ऐलान सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर तो सच्ची मुस्कुराहट आ गई, लेकिन खानदान की कुछ लड़कियों के चेहरे पर जलन साफ झलकने लगी। आखिर पूरे खानदान की लड़कियां रणदीप के पीछे पागल थी, मगर रणदीप ने चुना भी तो किसे? ये चुलबुली लड़की प्रभुजोत को, जिसकी बातों से वो पहले बहुत जल्दी चिढ़ जाया करता था, मगर अब तो उसकी बातें पूरी जिंदगी भर सुनने को तैयार था। चलो अब बहुत बातें हो गई, केक काटते हैं, आलिया ने कहा। उसने प्रभुजोत का हाथ पकड़ा और उसे केक के पास ले आई। पार्टी के सारे मेहमान अब उन्हीं दोनों को देख रहे थे। प्रभुजोत ने झिझकते हुए मना करना चाहा, मगर आलिया ने जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और प्रभुजोत के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक काटा। तभी रणदीप और उसके मम्मी पापा भी उनके पास आकर खड़े हो गए। रणदीप प्रभुजोत की दाई तरफ खड़ा था, प्रभुजोत की बाई तरफ आलिया थी और आलिया की बाई तरफ उसके मम्मी पापा खड़े थे। उनकी एक बेहद परफेक्ट और खूबसूरत फैमिली फोटो ली गई। रणदीप के पास खड़ी प्रभुजोत का चेहरा खुशी और शर्म के मारे लाल हो चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के कुछ पलों के गुस्से और कड़वे शब्दों से वो इतनी हर्ट हुई थी, वो उसे इस तरह आकर माफी मांगेगा। रणदीप के इस प्यार के आगे प्रभुजोत का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी सब धरी की धरी रह गई थी। बर्थडे पार्टी अगले 2 घंटे तक चलती रही। सभी मेहमानों ने मजे से खाना खाया और रात के 10 बजे के करीब सभी अपने अपने घरों को लौट गए। अब लाउंज में सोफे पर बैठी आलिया और प्रभुजोत सुकून से अपने गिफ्ट्स खोल रही थी। आलिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और प्रभुजोत तो जैसे आधे घर पर पहले ही अपना कब्जा जमा चुकी थी। तुम्हें याद है, पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए बैग छोड़ दिया था, पर इस बार ये वाला बैग तो मेरा हुआ। रणदीप उनके करीब आया तो लड़कियों के शौक और गिफ्ट छीनने वाली हरकतों पर बस नाम ही सिर हिलाकर रह गया। आलिया मुस्कुराकर उसे गिफ्ट्स दिखा रही थी। रात गहरी हो रही थी तो रणदीप को एहसास हुआ कि अब उसे प्रभुजोत को उसके घर छोड़कर आना चाहिए। प्रभ, ये पहली बार था जब उसने सीधे उसका नाम लेकर पुकारा था। प्रभुजोत का दिल बहुत जोर से धड़क उठा, क्योंकि अब इस पुकार में जिंदगी और मोहब्बत के सारे रंग शामिल हो चुके थे। उसने अपना चेहरा उठाकर रणदीप को देखा। चलो, रात बहुत हो रही है, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे।
प्रभुजोत सिर हिलाते हुए अपनी जगह से उठ गई। तुम आज रात यहीं रुक जाओ ना प्रभुजोत। आलिया ने उसे रोकना चाहा मगर प्रभुजोत का अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, क्योंकि अब बात अलग थी। अब ये सिर्फ दोस्त का घर नहीं था, बल्कि होने वाला ससुराल भी था। उसे एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगी ना आलिया, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो खामोशी से रणदीप के पीछे पीछे चलने लगे। गाड़ी में उनके बीच कोई बात नहीं हुई। पूरे रास्ते वो चुप ही रही और बस यही कोशिश करती रही कि रणदीप उसे कोई सवाल ना पूछे। रणदीप ने कार उसके घर के बाहर रोकी। उनके घर ज्यादा दूर नहीं थे, बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। इससे पहले कि वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, रणदीप की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। प्रभुजोत, वो रुक गई, मगर बोली कुछ नहीं। तुम खुश तो हो ना? उसने बस एक सीधा सा सवाल पूछा। प्रभुजोत ने पलटकर उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वैसे तो बहुत बोलती हो, अब जब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ तो तुम्हारी जुबान पर जैसे ताला ही लग गया है। ये सुनकर प्रभुजोत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा कि मैं कितनी खुश हूँ? ये कहकर वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके अंदर जाने के बाद भी रणदीप काफी देर तक मुस्कुराता रहा। जब वो घर के अंदर चली गई तब उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस अपने घर की तरफ मोड़ ली। आज का दिन बहुत अच्छा था। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था वह उसकी हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। जैसे ही प्रभुजोत के एग्जाम्स खत्म हुए, तुरंत उन दोनों की निकाह की तारीख तय हो गई और फिर बहुत ही सादगी से उनका निकाह हो गया। ऐसा नहीं था कि वो लोग धूमधाम से शादी नहीं कर सकते थे, मगर रणदीप की खुद की यही ख्वाहिश थी कि निकाह का फंक्शन बहुत छोटा और सादगी से रखा जाए। वो नहीं चाहता था कि हर जानने वाले को निकाह में बुलाए। हाँ, शादी की बाकी रस्में धूमधाम से होनी थी, मगर निकाह और सादगी से ही चाहता था। वो दोनों इस वक्त टेरेस पर खड़े थे। नीचे छोटे से गार्डन में मेहमान मौजूद थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई तस्वीरें बनवा रहा था, मगर वे दोनों मेहमानों की शोर शराबे से दूर ऊपर टेरेस पर खड़े होकर चांद को निहार रहे थे। रणदीप ने प्रभजोत की कमर पर हाथ रखकर उसे पीछे से अपने साथ लगा लिया। वो प्रभजोत के ठीक पीछे खड़ा था और प्रभजोत की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी नजदीकी से प्रभजोत थोड़ी सी घबराई हुई खड़ी थी। सो निकाह मुबारक हो मिसेस रणदीप खान, रणदीप ने उसके कान में धीरे से कहा। प्रभजोत के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट तैर गई, पर वो कुछ बोल ना सकी। क्या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? रणदीप ने प्यार से पूछा। रणदीप ने शिकायती नजरों से उसे देखा तो प्रभजोत ने बहुत मुश्किल से कहा, आपको भी मुबारक हो। वो शर्माई घबराई हुई और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। रणदीप ने नरमी से झुककर उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। ये महसूस होते ही प्रभजोत का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। रणदीप ने धीरे से उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम शुरू से ही मुझे पसंद करती थी ना, और मोहब्बत करती थी ना मुझसे? उसके इस सवाल पर प्रभजोत ने उसकी आंखों में देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। मैं नहीं करना चाहती थी, मगर बस खुद ब खुद हो गया। मैं अपने जज्बातों को दिल में दफना देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी फीलिंग्स का पता चले, कोई जान ना ले, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब गलत है। ना ही मैंने कभी ये चाहा कि आपको ये सब पता चले, और ना ही कभी ये चाहा कि मेरे जज्बातों की वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे या आपकी जिंदगी पर कोई असर पड़े। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। रणदीप के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। तुम्हारी आंखों में मौजूद इसी एहसास ने तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचा था। अब उसने झुककर उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। प्रभजोत का हाथ अनजाने में ही अपने सीने तक आ गया। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? चलो आज खुलकर इजहार तो करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत की हद देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। वो धीरे से अपना हाथ प्रभजोत के गाल पर रखते हुए उसके होठों को नरमी से सहलाने लगा। वो प्यार से उसे देख रहा था। रणदीप, ये क्या कर रहे हैं आप? वो घबरा गई। अभी कुछ देर पहले ही हमारा निकाह हुआ है। अब तुम पर सबसे ज्यादा मेरा हक है मिसेस खान। तो मैं कुछ पूछ रहा था। उसकी नजर प्रभजोत के होठों से हटकर उसकी आंखों तक आई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ रणदीप, बहुत ज्यादा। इतनी मोहब्बत कि आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो पूरी शिद्दत से प्यार का इजहार कर रही थी। ये सुनकर रणदीप की आंखों में हैरानी के भाव उभरे। फिर अगले ही पल उसने प्रभजोत के होठों पर अपनी उंगली रख दी। आगे से कभी भी मरने की बात मत करना। अभी तो हमें साथ पूरी जिंदगी जीनी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ प्रभजोत। वो प्रभजोत के बालों में अपना चेहरा छिपाकर गहरी सांस लेने लगा। फिर नरमी से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और प्यार से उसके होठों पर झुकते हुए उसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। प्रभजोत ने जोर से रणदीप की जैकेट को अपनी मुट्ठियों में खींच लिया। ना तो उसने रणदीप को खुद से दूर करने की कोशिश की और ना ही उससे अलग हुई। रणदीप की आगोश में उसे बेहद सुकून और नरमी महसूस हो रही थी। और अब तो उसका शौहर था। जायज रिश्ते का सुकून ही अलग होता है। वो न जाने कितनी देर तक उसकी सांसें पीता हुआ उसे अपने बेहद करीब किए उसके वजूद में खोया रहा। ऊपर आसमान में चांद जगमगा रहा था। कुछ देर बाद जब वो पीछे हटा तो प्रभजोत की लिपस्टिक लगभग मिट चुकी थी। रणदीप के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ये शेड बहुत टेस्टी था।
प्रभजोत का चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। रणदीप ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर उठाया और प्यार से उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। वह भी अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। प्रभजोत ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर रणदीप की आगोश में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। प्रभजोत के हाथों ने धीरे धीरे रणदीप के कांधों को मजबूती से थाम लिया। रणदीप थोड़ा पीछे हटा, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसे खोला तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नाजुक सा हीरे का पेंडेंट था। उसने वो पेंडेंट प्रभजोत के गले में पहना दिया। यह हमारे निकाह का तोहफा। उसने एक बार फिर प्रभजोत के माथे पर अपने होठ रख दिए और उसे दोबारा अपने करीब लाते हुए अपने सीने से लगा लिया। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था और इस तरह 3 साल बीत गए। निकाह के बाद हर गुजरते दिन के साथ उन दोनों का प्यार और भी गहरा होता चला गया। वो दोनों अक्सर वीकेंड पर साथ में डिनर करने चले जाते और रणदीप अक्सर उसे कहीं ना कहीं लंच पर भी ले जाता था। उनकी फोन पर अक्सर लंबी बातें होती थी। जब वो आलिया को यूनिवर्सिटी से पिक करने आता तो उसे भी साथ ले जाता था। इन 3 सालों में ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। मगर जिस दिन रणदीप को पहली धमकी मिली और उसने वो टेंडर छोड़ा, उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो प्रभजोत को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को फैसला सुना दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रभजोत की विदाई चाहता है। घर वालों ने वजह पूछी तो उसने बहाना बना दिया कि वो अगले कुछ महीनों तक एक नए बिजनेस प्लान में बहुत बिजी रहने वाला है। फिर उसे इन सब के लिए वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए वो पहले से ही विदाई करना चाहता है। प्रभजोत के मम्मी पापा को कोई एतराज नहीं था। प्रभजोत थोड़ी हैरान जरूर हुई, मगर रणदीप ने उसे यकीन दिलाया कि शादी उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं बनेगी। इसलिए प्रभजोत भी मान गई और इस तरह अचानक सादगी के साथ बस 1 हफ्ते में उनकी विदाई हो गई। रणदीप अंदर से बहुत परेशान था। वो प्रभजोत के इस खतरे की भनक तक नहीं लगने देना चाहता था, मगर वो अपने दिल का क्या करता। वो प्रभजोत के लिए बेचैन था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो प्रभजोत आईने के सामने खड़ी अपनी भारी भरकम जेवर उतार रही थी। रणदीप को अंदर आते देखा तो उसने थोड़ी सी नाराजगी से उसे घूर कर देखा। ये कैसी शादी थी? मुझे ना शॉपिंग करने का टाइम मिला, ना अपनी पसंद के कपड़े लेने का, और ना ही कोई धूमधाम से शादी हुई। इतना पैसा बचा कर क्या कब्र में लेकर जाएंगे रणदीप? वो गुस्से में फट पड़ी। रणदीप उसे क्या बताता कि वो कितना ज्यादा परेशान था। अब कम से कम प्रभजोत उसके साथ एक ही घर में तो रहेगी। बस अपनी सारी बेचैनी दिल के अंदर छिपाकर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजाए वो प्रभजोत के करीब आया। क्या करता है यार, अब तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रहा जा रहा था, इसलिए बस जल्दी से विदाई करवा ली। बट आई प्रॉमिस, तुम जितनी शॉपिंग करना चाहो कर सकती हो। प्रभजोत ने कुछ कहना चाहा, मगर रणदीप ने धीरे से उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कोई बहस नहीं। उसने सख्ती से मना किया तो प्रभजोत भी उसे थोड़े गुस्से और गंभीरता से देखते हुए खामोश हो गई। और ये क्या, तुमने मेरे आने से पहले ही सारी ज्वेलरी उतार दी? मुझे कम से कम देखने तो देती, मैं तुम्हारी नजरें उतारता। आज मेरी बीवी कितनी हसीन लग रही थी। मगर प्रभजोत ने नाराजगी से अपना मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पसंद थी वो ज्वेलरी और ना ही वो लहंगा। मम्मी ने सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में अरेंज किया कि मुझे अपनी पसंद का कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हेवी लहंगा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रभजोत का मासूम सा उतरा हुआ चेहरा देखकर रणदीप को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अच्छा, पर ये तो बताओ, हस्बैंड तो तुम्हारी पसंद का है ना? उसकी बात सुनते ही प्रभजोत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झट से रणदीप के सीने में मुंह छुपा लिया। फिर उसे टीस करते हुए बोली, हाँ, है तो नापसंद और बर्दाश्त से बाहर, पर क्या करूं, अब पूरी लाइफ इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। रणदीप ने उसे घूरा तो प्रभजोत जोर से हंस पड़ी। अच्छा जी, तो ये बात है। देखते ही तुम अपने इस, क्या नाम दिया था तुमने मुझे? हाँ, हिटलर खान, हस्बैंड को कितना बर्दाश्त करती हो। रणदीप, वो तो मैं बस ऐसे ही, उसने सफाई देनी चाहिए, पर रणदीप ने उसे रोक दिया। नहीं, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इतना अच्छा नाम दिया है कि अब तो मेरा दिल करता है कि तुम्हें खा ही जाओ, उसके कान के पास शरारत से कहने लगा। प्रभजोत शर्म के मारे नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। रणदीप उसे अपनी बाहों में ले चुका था। उसने बहुत प्यार से प्रभजोत का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसके होठों पर झुककर उसे किस करने लगा। प्रभजोत ने कसकर उसके कांधे को पकड़ लिया। रणदीप धीरे धीरे उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और ना चाहते हुए भी उसकी इस नजदीकी में खोती चली गई। वो खुद हैरान थी कि रणदीप किस तरह उसे अपने प्यार के जादू में ले आता था। ढलती रात के साथ उसने प्रभजोत को अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास कराया। प्रभजोत तो उसके सीने पर सिर रख के उसकी बाहों में सुकून से सो चुकी थी, लेकिन रणदीप उस पूरी रात सो नहीं पाया था। उसने प्रभजोत को तो एक एक कर चुप करा दिया था कि वो उससे दूर नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से शादी और विदाई करवा ली। पर असल में रणदीप अंदर ही अंदर इस बात से परेशान था कि आखिर वो कौन दुश्मन था जिसे वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सिटी के सामने प्रभजोत का इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। शादी के तुरंत बाद रणदीप ने प्रभजोत को यूनिवर्सिटी जाने से मना किया था, मगर प्रभजोत को लगा कि शायद शादी के बाद रणदीप उस पर बेवजह पाबंदियां लगा रहा है, इसलिए वो उससे नाराज हो गई थी
और रणदीप उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने प्रभजोत को सिर्फ इतनी छूट दी थी कि जिस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो, बस उसी दिन यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि आज प्रभजोत के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, तो वो उसे किसी भी कीमत पर घर से बाहर कदम भी न रखने देता। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। दोपहर से रात हो चुकी थी। प्रभजोत और रणदीप दोनों के मम्मी पापा और आलिया सबके सब हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। डॉक्टर्स ने प्रभजोत को इमरजेंसी से निकालकर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। प्रभजोत के सिर में चोट आई थी, लेकिन शुक्र इस बात का था कि उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। रणदीप ने उसे अपना ब्लड दे दिया था। उन दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही था। सही टाइम पर ब्लड मिलने और ट्रीटमेंट की वजह से अब वो खतरे से बाहर थे, पर वो अभी भी बेहोश थी। उसे होश नहीं आया था। वो अंदर रूम में थी। डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि 24 घंटे के लिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसलिए कोई भी उसके पास ज्यादा देर ना रुके। रणदीप अंदर गया तो था, मगर बस थोड़ी देर के लिए उसे देखकर बाहर आ गया। अब जाकर उसका गुस्सा और दर्द थोड़ा कम हुआ तो दिमाग काम करने लगा। उसने फौरन अपना फोन निकाला और अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया। मुझे यूनिवर्सिटी गेट के बाहर की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हर हाल में, और अगले आधे घंटे के अंदर मेरे पास होनी चाहिए। जिस कार ने प्रभजोत को हिट किया उसकी एक एक डिटेल निकालो, चाहे कार का नंबर हो या ना हो। मुझे उस गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी कल सुबह सूरज निकलने से पहले। एकदम सख्त और सीरियस टोन में ऑर्डर देकर उसने कॉल काट दी। जब वो वापस आकर बैठा तो आलिया उसके पास आकर बैठ गई। भाई आप टेंशन मत लो, प्रभजोत ठीक हो जाएगी। रणदीप ने बस सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में जो दर्द और तकलीफ थी वो वहाँ बैठा हर इंसान साफ देख सकता था। पुलिस के हिसाब से एक नॉर्मल हिट एंड रन का केस था, पर आलिया और रणदीप अच्छे से जानते थे कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। कोई जानबूझकर प्रभजोत को नुकसान पहुंचाने आया था। इतने दिनों से रणदीप के अंदर जो डर, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दबा हुआ था, वह फटने की कगार पर था। उसने एक नज़र सबको देखा और बोला, आप सब लोग घर चले जाइए। रात को ऐसे हॉस्पिटल में रुकना सही नहीं है। वैसे भी अब वो ठीक है, आप लोग यहाँ बैठकर फालतू में थक जाएंगे। प्रभजोत के मम्मी पापा ने मना करना चाहा, पर रणदीप ने बहुत प्यार से समझाकर उन्हें घर भेज दिया। आखिर यहाँ रुककर भी वो क्या ही करते। प्रभजोत दवाई के असर की वजह से बेहोश थी और शायद उसे कल सुबह ही हो जाता। अभी कुछ पक्का नहीं था। रणदीप ने आलिया को भी समझाया। वो लोग जाना तो नहीं चाहते थे, पर रणदीप ने कहा कि अगर वो कल सुबह वापस आना चाहते हैं तो अभी चले जाए, वरना वो सुबह उन्हें जबरदस्ती घर भेज देगा। आखिरकार सब उसकी बात मानकर घर चले गए। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। रणदीप ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर आया। प्रभजोत के चेहरे पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सिर पर पट्टियां बंधी थी और हाथों पर भी कई जगह चोटों के निशान थे। रणदीप की आंखों में आंसू भर आए। वो भारी कदमों से चलता हुआ बेड के पास आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से प्रभजोत का एक हाथ अपने हाथों में लिया और उस पर अपने होंठ रख दिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है प्रभजोत, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा। मेरी नज़दीकी ही तुम्हारी जान की दुश्मन बन रही है। मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हें खुद से दूर कैसे करूं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, हर एक चीज़, लेकिन तुम्हें और किसी दर्द में नहीं देख सकती। तुम मुझे इस दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी हो, मेरी पहली और इकलौती मोहब्बत हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये कहते हुए उसके चेहरे के करीब झुका और उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरकर प्रभजोत के माथे पर गिर पड़े। उसके स्पर्श से प्रभजोत को थोड़ा सा होश आया। रणदीप, बेहोशी की हालत में वो हल्का सा बड़बड़ाए। रणदीप ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मैं यहीं पर हूँ मेरी जान। उसने फिर से नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया, पर दवाइयों के असर से प्रभजोत वापस गहरी नींद में चली गई। तभी उसका फोन बजने लगा और वह संभाल कर प्रभजोत का हाथ छोड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। सर, पता चल गया है कि आपकी वाइफ पर हमला किसने किया था। सेक्रेटरी की आवाज आई। रणदीप का पूरा वजूद जैसे सन रह गया। जिस इंसान को पिछले कई हफ्तों से ढूंढ रहा था, आखिरकार उसका सुराग मिल चुका था। सर, जिस कार से आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ वो हमारी ही कंपनी की गाड़ी है। नंबर प्लेट हटा दी गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को जब स्लो मोशन में देखा तो विंडस्क्रीन पर कंपनी का लोगो साफ नजर आ गया। रणदीप की सांसें अटक गई। अपनी कंपनी? यानी कोई अपना ही गद्दार था। कौन कौन कार चला रहा था? सामने से उसने जो नाम बताया उसे सुनकर रणदीप का दिल दहल गया। तुम जानते हो अब तुम्हें क्या करना है। उसने सेक्रेटरी को आखिरी ऑर्डर दिया और कॉल कट करके फोन जेब में डाल दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। सुबह होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। सुबह होते होते प्रभजोत को भी होश आ गया था। उसका ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया था। रणदीप उसके पास ही बैठा हुआ था। ठीक हो ना तुम? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाओ। वो प्यार से उसका हाथ थामे हर थोड़ी देर में बेचैनी से पूछ रहा था। प्रभजोत ने धीरे से नामे सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ रणदीप,
उसकी आवाज़ अभी थोड़ी धीमी थी, क्योंकि दर्द की वजह से उसे सही से बोला नहीं जा रहा था। रणदीप की आंखें फिर से भर आई। उसने झुककर प्रभज्योत के माथे पर अपने होंठ रख दिए। मैं बहुत डर गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरी जान निकल गई थी। तुम्हारे सिर से खून बह रहा था और मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी सांसें छीन रहा हो। आगे से कभी ऐसा मत करना। दोबारा कभी मेरे बिना रोड क्रॉस करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें फिर से इस तकलीफ में नहीं देख सकता। प्रभज्योत की आंखों में भी आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। रणदीप उसे इतना प्यार करता है। रणदीप की आंखों में इतना दर्द और तड़प देखकर प्रभज्योत समझ चुकी थी, क्योंकि इतना परेशान है। शायद उसी की वजह से रणदीप के किसी दुश्मन ने प्रभज्योत पर यह हमला किया था। दुश्मन ने प्रभज्योत पर हमला सिर्फ और सिर्फ रणदीप को कमजोर करने के लिए किया था। यही वजह थी कि उस दिन यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रणदीप इतना परेशान दिख रहा था। वो अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ प्रभज्योत की सुरक्षा को लेकर घबराया हुआ था। प्रभज्योत ने उससे कुछ नहीं पूछा, मगर वो दिल ही दिल में सब समझ चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि रणदीप ये सब बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए प्रभज्योत ने भी उसकी बात का मान रख लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रणदीप, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा और उसका हाथ थामकर अपने सीने पर रख लिया। रणदीप ने एक गहरी सांस ली। 2 दिन बाद डॉक्टर ने प्रभज्योत को डिस्चार्ज कर दिया और वो घर वापस आ गई। घर आते ही रणदीप ने आलिया को हिदायत दी कि वो हर पल प्रभज्योत के साथ रहे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखे और जो भी वो खाना चाहे फौरन बना कर दे। उसे समझाने के बाद रणदीप किसी काम से बाहर निकल गया और रात के आखिरी पहर में वापस लौटा। जब वो कमरे में आया तो प्रभज्योत बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। रणदीप की नजर अचानक अपने कपड़ों पर पड़ी। उन पर जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। वो फौरन वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर निकला और प्रभज्योत के पास लेट गया। उसने बहुत प्यार से प्रभज्योत को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। मगर इस दौरान रणदीप आखिर कहाँ गया था? रणदीप के दिमाग में चंद घंटे पहले के मंजर किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। प्रभज्योत पर इतने हफ्तों से नजर रखने वाला कोई बाहरी दुश्मन या बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि वो रणदीप का अपना ही बिजनेस पार्टनर था। उसने हर चाल इतनी सफाई से चली कि रणदीप को उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। उल्टा जब रणदीप को लगा कि कोई प्रभज्योत का पीछा कर रहा है, तो उसने सीधे उसी को जाकर ये बात बता दी थी और इसी डर से टेंडर भी छोड़ दिया था। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो उसे बताने के बजाय खुद चौकन्ना हो जाता। रणदीप से ये सब बातें पता चलने के बाद उस शख्स की हिम्मत और बढ़ गई थी और उसने उसे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वो शायद अभी सच्चाई नहीं जान पाता, मगर असद ने प्रभज्योत का एक्सीडेंट करने के लिए अपने ही ड्राइवर को भेज दिया था। ड्राइवर कंपनी की गाड़ी ले गया था। बस उसी एक गलती की वजह से रणदीप को सुराग मिल गया, जिसका वो हफ्तों से इंतजार कर रहा था। वरना उसे कभी पता ही नहीं चलता कि दुश्मन अपनों का नकाब पहनकर उसके साथ बैठा था। जब प्रभज्योत हॉस्पिटल में थी, तभी रणदीप के आदमियों ने असद को पकड़ लिया था। असद सिर्फ रणदीप का बिजनेस पार्टनर ही नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी के दिनों का दोस्त भी था और उनकी शादी में शरीक होने वाला मेहमान भी। रणदीप के आदमियों ने असद को ऑफिस के बेसमेंट में कैद कर रखा था। रणदीप प्रभज्योत को घर छोड़कर सीधा वही पहुंचा और अब उसके ठीक सामने बैठा था। तुम तो मेरे दोस्त थे असद, फिर मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तुमने मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश की? गुस्से के मारे रणदीप की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। दोस्त? तुम मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं और ना ही कभी बन सकते थे। असद नफरत से चिल्लाया। बचपन से लेकर आज तक मेरे घर वाले हमेशा मेरा कंपैरिजन तुमसे करते रहे। देखो रणदीप कितने अच्छे मार्क्स लाता है, देखो रणदीप कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तुम्हारी फैमिली के स्टेटस और नाम की वजह से मैं पूरे 28 साल तक अपने ही घर वालों की नजरों में जलील होता रहा। अंदर ही अंदर मेरी जलन और नफरत बढ़ती चली गई। जब तुम बिजनेस में आगे निकल गए तो डैड ने जबरदस्ती मुझे तुम्हारा पार्टनर बना दिया, पर मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता था। मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी हर एक चीज से नफरत थी और मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी उस दिन मिली जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी पूरी दुनिया है और तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें भी वही दर्द और तकलीफ दूंगा जो तुम्हारी वजह से मैंने जिंदगी भर सही है। ये सुनते ही रणदीप के सब्र का बांध टूट गया। उसने उठकर पूरी ताकत से असद के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और फिर वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि उसके अंदर जल रही गुस्से की आग ठंडी नहीं हो गई। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझ पर हमला करते, अगर मुझे जान से भी मार देते तभी मैं कुछ नहीं कहता। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, मगर तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर तुम मर्दों की दुश्मनी में एक औरत को बीच में खींच लाए। तुमने मेरी बीवी को निशाना बनाया। मेरी बीवी को जितनी तकलीफ हुई है उसे कहीं ज्यादा दर्द तुम्हें इस कालकोठरी में सहना पड़ेगा। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें जान से मारूंगा। मैं बस तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा जितना प्रभज्योत ने सहा है। तुम्हारा उतना ही खून बहेगा जितना मेरी बीवी का बहा है।
और उसके बाद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ हर एक सबूत मौजूद है। तुमने रणदीप की बीवी पर हमला करने की हिम्मत की है। एक कहकर वो खड़ा हुआ और बाहर मौजूद गार्ड्स को ऑर्डर दिया, जब तक इसके जिस्म से उतना खून ना बह जाए जितना मेरी बीवी का बहा था, तब तक इसे छोड़ना मत। उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर देना। इतना कहकर रणदीप बिना पीछे मुड़े वहां से सीधा निकल गया। किसी की तरक्की या खुशियों से जलना अपनी ही जिंदगी में जहर घोलने जैसा है। जलन में इंसान अक्सर दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करता है, पर सच तो यह है कि वो खुद को ही तबाही की तरफ ले जाता है। अपने आप से दुश्मनी या खुन्नस निकालने के लिए किसी बेगुनाह को बीच में लाना बुजदिली की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरों की खुशियों से जलने वाले अक्सर दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन अपनी ही नफरत की आग में जलकर खुद खाक हो जाते हैं।